स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस हिंदी सारथी में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि हिंदी साहित्य की है और ये इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो हम आपके समक्ष ला रहे हैं। इस वीडियो में हम 60 प्रश्नों को करेंगे और 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है उनको कवर करेंगे और साथ में कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी वीडियो में जोड़ने का काम करेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, ठीक है, आप जाकर उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये वीडियो पीजीटी, टीजीटी, यूपी टेट और यूजीसी नेट में भी काम आने वाली है। तो जो भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम आप दे रहे हैं उन सब में ये प्रश्न आपको काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जो हमारा पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, पहली बार किस हिंदी साहित्यकार को दिया गया था? आपके ऑप्शन है जो इसमें नाम दिख रहे हैं। एक, रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। और ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो आपको बताना है कि जो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया, ठीक है। तो जो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? पंत जी को। कब दिया गया? 1968 में। अच्छा, किस कृति के लिए दिया गया? तो इनकी कृति जो है सिदम्बरा, ठीक है, इनको किसके लिए दिया गया? सिदम्बरा के लिए दिया गया, ठीक है। सिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन थे। कौन थे? साहू शांति प्रसाद जैन, ठीक है, ये इनके संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, किसके संविधान की, उनमें ये दिया जाता है। अभी हिंदी का लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 59वां, ठीक है। किसको दिया गया है? अभी हिंदी का लेटेस्ट जो ज्ञानपीठ, पहले ये एक रचनाओं के लिए दिया जाता था पर कुछ समय बाद ये क्या किया गया? संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट में दिया गया है, आपको बताना है कि वो किसको दिया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती है कि लेखक है, काफी फेमस है, ठीक है, उनको दिया गया है और आप बताएंगे कि वो कौन लेखक है, लेखक का नाम क्या है, ठीक है। ये तो हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अच्छा, अब तक हिंदी में कुल 12 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। उन 12 का नाम हम देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं क्या इनमें से किनको किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को कब दिया गया? महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए दिया गया? महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए दिया गया था। कब? 1982 में, ठीक है, 1982 में। और दिनकर है ना, दिनकर जी को हमने पहले भी पढ़ा है, उर्वशी, कब? 1972, ठीक है। और बचते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप बताएंगे कि क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए, और जो लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो कब मिला? 2024 का। किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल जी को, ठीक है। ये तो रहा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। भारत का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार हेतु, ऑप्शन नंबर ए, उन भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जो रचनात्मक लेखन है भारतीय भाषाओं के। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अभी हमने किया 22 भाषाओं में, जो संविधान की 8वीं सूची में है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। उन 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
चलिए आगे चलते हैं। भक्तिकालीन विख्यात विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका किसकी रचना है आपको बताना है। तो हम सबको पता है विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की। सूरदास की रचनाओं का क्या नाम है? अगर एक भ्रमर गीत इन्होंने लिखा, और क्या है? शूर सागर, ठीक है। कबीरदास का क्या है? बीजक, जिसमें इनके 3 चीजें संकलित हैं, शाखी शब्द रमिनी। केशव की फेमस रचना कौन सी है? एक तो हो गई विज्ञान गीत और एक हो गई रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बताएंगे कि जो विनय पत्रिका है तुलसीदास की, ये किस भाषा में है? क्या ये अवधी में है या फिर ब्रज भाषा में है? चलिए, तुलसीदास के जीवन पर आधारित मानस का हंस, जो मानस का हंस उपन्यास है, क्या है ये उपन्यास है कि लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। आपका सही जवाब है जो मानस हंस है, ये अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर का सूरदास के जीवन पर लिखित उपन्यास का क्या नाम है? खंजन नयन। ये भी काफी जीवनी परक उपन्यास है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कैसा है? जीवनी परक उपन्यास है। क्या बोलते हैं? जीवनी परक, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तितली, तितली, कंकाल और इरावती, इरावती, ठीक है। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस लिए जाने जाते हैं? अपने आलोचनात्मक कृतियों के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। विचारात्मक निबंध मजदूरी और प्रेम, जो मजदूरी और प्रेम निबंध है वो किसका है? इसमें से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सरदार फूल सिंह, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो जो विचारात्मक निबंध है मजदूरी और प्रेम, सरदार फूल सिंह जी का निबंध है। ये 8 शीर्षकों में लिखा गया है, 8 शीर्षकों में लिखा गया है, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन शीर्षकों का क्रम पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां किसकी रचित हैं? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है कि पंक्तियां किसकी हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ये पंक्तियां उन्होंने अपनी बेटी के दुख में लिखा है, ठीक है। उस कविता का नाम आप बताइए, कौन सी कविता है जो उन्होंने अपनी बेटी के गीत में दुख में लिखा है मर जाने पे। चलिए जयशंकर प्रसाद के कुछ रचनाओं को जानते हैं। क्या है? झरना, आंसू, कमायनी। महादेवी वर्मा की यामा, जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, नीरजा, शांत गीत, ठीक है, और भी रचनाएं हैं। पंत की गुंजन, ठीक है, और पल्लव और युगांत, युगवाणी आदि रचनाएं इनकी हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जितनी भी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि हिंदी गद्य की प्रथम कहानी लेखिका किसे माना जाता है? जो हिंदी गद्य लेखन है इसमें प्रथम कहानी की लेखिका किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बंग महिला, जिनको राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है, सत्यवती देवी, चंद्र किरण सोनरेक्स, सॉरी इनका ये थोड़ा सा गलत है, चंद्र किरण चंद्रकांता देवी। इसका सही उत्तर है क्या? बंग महिला,
ठीक है, जो राजेंद्र बाला घोष जी हैं, इनको हिंदी की प्रथम महिला माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम लोकप्रिय महाकवि, अच्छा महाकवि कौन माने जाते हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? अयोध्या सिंह हरिऔध। कौन सी रचना है जिसको कहा जाता है प्रिय प्रवास? ठीक है, इसको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रेमक रचनाएं क्या है? अनामिका, ठीक है, परिमल, गीतिका, ठीक है, गीतिका और मैथिली शरण गुप्त की और रामधारी सिंह दिनकर की हमने बहुत सारी रचनाएं बताई। आप बताइए कमेंट में इनकी फेमस और जो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है। अगला है हिंदी का प्रतिष्ठित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किसकी कृति है? तो मैला आंचल किसने लिखा है? तो मैला आंचल किसकी कृति है? परीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, इनकी और रचनाएं क्या हैं? जुलूस, ठीक है, परिति परिकथा, परिकथा, ठीक है, और इनके ये सारे उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उपन्यास हम सब जानते हैं। हीरानंद जो अज्ञेय है, इनके कौन से उपन्यास हैं? आपने पढ़ा है शेखर एक जूनी, शेखर एक जीवनी। ठीक है, प्रसाद के उपन्यासों को हमने पहले बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध आत्मकथा तुमक कृति कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? आपको बताना है कि जो आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा जी। ठीक है, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। इसका एक और भाग है, ठीक है, क्या नाम उसका है? गुड़िया के भीतर गुड़िया। ठीक, ये है कृष्णा सोबती के। आप बता सकते हैं कृष्णा सोबती की रचनाओं का नाम? चलिए, कृष्णा सोबती की कुछ रचनाओं का नाम आप बताइए, क्या नाम है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी नाटक की काव्यकृत चरणदास चोर किसकी रचना है? आपको बताना है जो चरणदास चोर नाटक कृति है ये किसकी रचना है? ठीक है, पहला प्रश्न है मुद्रा, पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है बलराज पंडित, ऑप्शन नंबर सी है हबीब तनवीर, ऑप्शन नंबर डी है भीष्म साहनी। तो सही उत्तर आप बताइए कि इसका क्या है? तो इसका सही उत्तर है हबीब तनवीर। ठीक है, जो चरणदास चोर है ये किसकी रचना है? हबीब तनवीर जी की। ठीक, आगे चलते हैं। और माधवी जो है एक फेमस नाटक है इनका, किसका? भीष्म साहनी का। चलिए, भूषण बिनु ना बिराजे कविता बनिता मित, ठीक है, ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास, ऑप्शन नंबर सी केशवदास और मतीराम, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं। तो ये प्रमुख पंक्तियां जो हैं केशवदास जी की हैं। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो सिद्ध कवि थे ये किससे थे संबंधित? आदिकाल, ठीक है, ये थे आदिकाल के। जो नाथपंथी कवि थे ये कहाँ के थे? ये भी आदिकाल के थे, ये भी आदिकालीन कवि थे। भक्त कवि कौन थे? ये भक्ति काल के थे, भक्ति काल के थे। और ये जो संत कवि थे ना ये भी भक्ति काल के थे, लेकिन इन्हीं को हम निर्गुण भक्ति के शाखा में रखते हैं।
तो जो हमारा सही उत्तर है वो ये है, ये गलत है। तो सही उत्तर क्या है? ज्ञान मार्गी जो कवि थे उनको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे संत कवि, जैसे कि कबीर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। इन मुसलमान हरिजन पर कोट टिक हिंदू वारी, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी कही हुई है? ऑप्शन नंबर ए रस खान, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि जो पंक्तियां हैं ये किसकी कही हुई है। ये पंक्तियां, प्रसिद्ध जो पंक्तियां ना, इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू को किस उपाधि से विभूषित किया जाता या किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी हिंदी का फाड़ने, ऑप्शन नंबर डी आदि कवि और ऑप्शन नंबर डी जो है मैथिल कोकिल। आपको बताना है कि किस नामों से इनको विभूषित किया गया है। ठीक है, आप सभी ऑप्शनों को अच्छे से देख लीजिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए। तो स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को। ठीक है, किसको कहा जाता है? विद्यापति को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आदिकाल के प्रमुख रचयिता चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है कि किसके दरबार में कवि थे। महाराणा प्रताप, बी महाराजा विशलदेव और सी महाराजा हमीर और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। आपको बताना है कि किसके दरबारी कवि थे। जो चंद बरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर इन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जो इनका नाम पड़ा जायसी, वो जायसी क्यों पड़ा है? वे जायस में पैदा हुए थे, वे जायस मत के अनुयायी थे, वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न हमारा है कि रेतकालीन वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से अमर हो गया? इसका सही उत्तर कौन सा आपको बताना है। क्या रहीमदास या मतीराम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर डी देव। इसका सही उत्तर है बिहारी लाल। उनकी कौन सी कृति है जिसकी वजह से है? बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई, जिसमें करीब 719 दोहे इनके संकलित हैं। ठीक है, ये संख्या थोड़ी सी कम ज्यादा मिलती है जो ये है। ठीक है, रहीमदास कब के थे? आपको बताइए कमेंट में, रहीमदास किस काल के कवि थे? चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के किस रीतिकालीन कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? हिंदी काल के किस रीतिकालीन कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? इसका सही उत्तर है केशवदास। अच्छा, ऐसा कहा क्यों जाता है? क्योंकि इनकी जो भाषा है इतनी ज्यादा जटिल है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये कविता करने के लिए नहीं, ये जबरदस्ती कविता करते थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ अपना। ठीक है, आप इनके कुछ वो रचनाओं को बताइए। अगला प्रश्न है, हिंदी के विख्यात द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी राम अवध द्विवेदी। तो जो द्विवेदी काल का युग पड़ा था वो किसके नाम पे पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इसको सुधारण क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ठीक है, सुधार काल भी कहते हैं द्विवेदी युग को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वक्त हिंदी साहित्य में बहुत सारे सुधार हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वियुग की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका हिंदी प्रादीप, जो हिंदी प्रादीप पत्रिका थी, ये किस वर्ष के इसके संपादक कौन थे?
पूछा गया जो पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर सी है अंबिका दत्त व्यास, और ऑप्शन नंबर डी है प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कि ये कौन इसको संपादित करता था। इसको कौन संपादित करता था? इसको संपादित करते थे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, कब संपादित की जाती थी? तो 1900, ठीक है, सॉरी 1900 नहीं, 1800, कौन? 1877 के आसपास। कहां से? प्रयाग से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए खालसा सिंह, ऑप्शन नंबर बी करतार सिंह, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह। इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह। ये कहानी किसकी है आप बताइए? जो कहानी है उसने कहा था किसकी है? निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्मेजय का नायक, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशौमनी, और ऑप्शन नंबर डी है सिंदूर की होली। तो इसमें सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सिंदूर की होली। ये किसका है? लक्ष्मी नारायण का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में बाल लीला चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ माना जाता है? कौन सा कवि ऐसा है जो बाल वर्णन में बहुत मतलब वात्सल्य लेखन में जिसका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है? नंबर ए रसखान, नंबर बी मीराबाई, नंबर सी सूरदास, और नंबर डी तुलसीदास। तो सही ऑप्शन इसका है सूरदास। कृष्ण भक्ति के प्रख्यात कवि थे और बाल लीलाओं के लिए, ठीक है, कृष्ण बाल लीलाओं के लिए तो सूरदास अद्वितीय कवि हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। काव्य पंक्ति को पूर्ण करें। सिंहासन खाली करो डैश डैश आती है। ठीक है, कौन? जनता आती है। किसकी पंक्तियां हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। ठीक है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। पंक्तियां खुसरो ने किसके दयावसन पर लिखी थी? किसकी मृत्यु पर पंक्तियां? खुसरोदास, जो खुसरो थे उन्होंने लिखा था। पहला एक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर बी है हजरत निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर सी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर डी है हजरत अमीर खुसरो। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पे उन्होंने ये पंक्तियां कही थी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? तो प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? नागार्जुन की। किस कविता की है? अकाल के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ये उक्ति है वो किस कवि की है पूछा गया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है अग्रदास, ऑप्शन नंबर सी है प्रियदास, और ऑप्शन नंबर डी है नाभादास। तो इसका सही उत्तर है ये जो पंक्तियां हैं ये नाभादास की है। ठीक है, पिछले में हम वीडियो में बात की नाभादास की रचनाओं के बारे में। आप बता सकते हैं नाभादास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भक्तिकालीन प्रसिद्ध कृति सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? जो सुदामा चरित्र है इसके रचयिता कौन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास और सूरदास। तो जो सुदामा चरित्र है नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित्र बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस नाम से कृति को। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी काव्य साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश चंद्र गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो जो
थालावाद के प्रवर्तक हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं मधुशाला, मधुशाला। ठीक है, और इनका जो आत्मकथा वो भी काफी प्रसिद्ध है। चलिए हम चलते हैं हम अपने अगले सेट की तरफ। हमने 30 प्रश्नों को कर लिया, अब यहाँ पे हम 30 और प्रश्नों को करेंगे। सब मिला के इस पूरे वीडियो में 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न नंबर वैसे तो 31 है और दूसरी तरीके से देखें तो प्रश्न नंबर 1 है। साथ में अगर आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिलेटेड एग्जामों से जो और भी क्लासेस हैं वो पड़ी हुई हैं, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया कि जो अपभ्रंश है उसका बहुभूति किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है? पुष्पदंत। ठीक है, हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू थे। ठीक है, तो बहुभूति किसे कहा जाता है, तो हमने पढ़ा क्या? पुष्पदंत। ठीक है, लेकिन एक और बात है, पुष्पदंत को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? आपको बताना है कि जो पुष्पदंत है वो किसने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। सही क्या है? इनको मिश्र बंधु और शिव सिंह हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अच्छा, इनके बारे में और क्या बातें हैं? ये पहले शैव हैं, पहले क्या है? पहले शैव, फिर जैन बने, फिर क्या बने? ये जैन बने। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला क्या है? इनका जो समय है इसको लेकर विवाद है। शिव सिंह इनका समय को क्या मानते हैं? शिव सिंह 7वीं शताब्दी। ठीक है, और हजारी प्रसाद जी इनको इनके समय को लेकर क्या मानते हैं? 8वीं नहीं 9वीं। ठीक है, 9वीं सदी मानते हैं। ठीक है, और समानता इनका जो माना जाता है ये 972 ईस्वी। ठीक है, ये बातें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहा किसने है इनको? ये कहा किसने है? ये जो उक्ति इनको कही है तो ये भायडी ने कही है, डॉक्टर। ठीक है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं पुष्पदंत के बारे में। ठीक है, और इनके बारे में और चीजें हम वो करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये 10वीं सदी के आते हैं। ठीक है, अब मोटा माटी इनको 10वीं माना जाता है। इनके बारे में और क्या है? शुक्ल जी ने इनके 2 ग्रंथों का उल्लेख किया है। शुक्ल ने क्या क्या है? आदि पुराण, आदि पुराण, और दूसरा ग्रंथ क्या है? उत्तर पुराण, उत्तर पुराण। इनको नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो तारगे हैं, ठीक है, जो तारगे हैं ये इनको मराठी भाषा का जनक मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? मराठी भाषा का जनक मानते हैं। ठीक है, और एक बात इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं पुष्पदंत के बारे में। और क्या है इनके बारे में? इनको जो है भाषा की, इनको क्या कहा जाता है? भाषा की जड़। और कहा किसने है इसको? इसको कहा है शिव सिंह ने। किसने कहा है? शिव सिंह ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अन्य रचनाएं इनकी क्या है? अन्य रचनाओं में इनकी एक फेमस है, एक और फेमस रचना है, क्या है? तिरसठी। क्या है? तिरसठी महापुरुष गुणा अलंकार। ठीक है, और ये खुद को, ठीक है, ये क्या करते हैं? खुद को कुछ उपाधि देते हैं, काव्य रत्नाकर भी कहते हैं। अच्छा, स्वयंभू के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कवि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम ले रहे हैं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। कब के हैं ये? 8वीं सदी के हैं। ठीक है, 8वीं सदी के हैं। ठीक है, किसको ने माना इनको? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, राम कुमार
वर्मा ने इनको क्या कहा है? प्रथम कवि। प्रथम कवि। और क्या है इनके बारे में? इनके बारे में जानने का और क्या है? जो समय इनका है वो 783 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। और जैन परंपरा के पहले कवि हैं। ठीक है, जैन परंपरा के पहले कवि हैं। जो जैन परंपरा उसके पहले कवि हैं। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? हमने पीछे पढ़ा था अपभ्रंश का। अपभ्रंश, सॉरी, अपभ्रंश क्या कहा जाता है इनको? अपभ्रंश का व्यास और वाल्मीकि और कालिदास भी इनको कहा जाता है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। और कुछ 2-3 सूचनाएं और हैं। ठीक है, ठीक, आपने नोट कर लिया, चलते हैं आगे। इनके बारे में और क्या है? हम बात कर रहे हैं किसकी? स्वयंभू की। तो स्वयंभू के बारे में और 2 बातें। और इन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा? देसी भाषा का। क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। ठीक है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली कौन सी रचना है? वायु चर्यु। ठीक, जिसमें 5 कांड है। 5 कांड है, काफी फेमस है। ठीक, क्या है? किस पे है? रामचरित पे है। दूसरी जो रचना इनकी है, रिट्ठे मणि। ठीक है, ठेमड़ चर्यु। और तीसरी रचना है स्वयंभू छंद। तीसरी जो रचना है स्वयंभू छंद। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? अपभ्रंश में कृष्ण कथा को प्रारंभ किया था। क्या किया था? कृष्ण कथा को प्रारंभ किया था। ये इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें भूलनी नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये अगर हम भूल जाएंगे तो ये पेपर में आता ही आता है। इन चीजों को जिक्र करने का एक ही कारण है कि ये सारी चीजें आती ही आती हैं। चलिए, जो सालबद्ध सूरी है इनका समय क्या है? 1184 ईस्वी। इनका जो समय है वो 1184 ईस्वी के आसपास है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर और कोई जानकारी रहेगी तो हम उस प्रश्न में लेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट था तो हमने कर लिया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी नीला अफरीज का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जी ने लिखा। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या नाम दिया है? जो आदिकाल है इसको इन्होंने 4 प्रकरण में बांटा है। 4 प्रकरण में बांटा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है? तो इन्होंने इसको 4 प्रकरण में बांटा है। ठीक है, आप बताइए उन चारों प्रकरण का नाम क्या है? ठीक है, तो पहला क्या है? समान परिचय, सामान्य परिचय। और नंबर 2 अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य। और नंबर 3 देश भाषा, देश भाषा काव्य। ठीक है, और नंबर 4 फुटकल काव्य, फुटकल रचना। ठीक है, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आता है, तो ये इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो तृतीय प्रकरण है उनको उन्होंने क्या कहा है? उनको उन्होंने कहा है देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य कहाँ कहा है? सेकंड को, ये हो गया 3rd, और फुटकल हो गया 4। ठीक है, और पहला क्या हो गया? सामान्य परिचय। चलिए आगे चलते हैं।
रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? अगला प्रश्न है, जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी कविराज श्यामल दास, कविराज, ठीक है कविराज गलत लिखा है, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ ओझा। तो सही उत्तर आपको बताना है किसका क्या है, किसने माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिसने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिलाई? आपको बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई वो कौन सी रचना है? नंबर 1 साकेत, नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यशोधरा, और ऑप्शन नंबर सी भारत भारती, ऑप्शन नंबर डी पंचवटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है जिसकी वजह से उनको क्या कहा गया? राष्ट्र कवि कहा गया। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर इसका क्या उत्तर है? भारत भारती। जो भारत भारती है वो इनकी काफी फेमस रचना है जिसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त किस काल के थे? तो ये द्विवेदी युग के थे। किसके थे? द्विवेदी युग के थे। ठीक है, जो इनकी भारत भारती रचना है ये किस वर्ष आई थी? आई थी 1912 में। साकेत कब आई थी? 1931 में। ठीक है, और यशोधरा कब आई थी? बताइए आप। यशोधरा जो इनकी काफी फेमस रचना है, ये भी एक बार बार पूछा जाता है, तो ये आई थी 1932 में। और जो पंचवटी है, ठीक है, एक इनकी और रचना है, इसका नाम है क्या? पंचवटी। इसको आप कमेंट में बताएंगे कि ये कब आई थी। इनकी और रचनाएं क्या है? किसान, किसान। ठीक है, तो चलिए साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक है, इसकी सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है? भारत भारती। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक रचना जो है वो किसने लिखी है? आपको बताना है जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर अमर सिंह। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्या? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, नामवर सिंह की आपको जो इतिहास ग्रंथ है छायावाद की प्रवृत्तियां जो है वो नामवर सिंह की एक रचना है, काफी फेमस है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। 1565 में जो गोस्वामी विठलनाथ इन्होंने किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी। अच्छा, अष्टछाप में कितने कवि थे? आप बता सकते हैं अष्टछाप में कितने कवि? ये कुल 8 कवि थे। ठीक है, 8 कवि देख लेते हैं। जो 8 कवि थे ना, ये 2 लोगों के थे। प्रथम 5 वल्लभाचार्य के थे, प्रथम 4 वल्लभाचार्य के थे, और 4 थे किसके? विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के कौन कौन थे? वल्लभाचार्य की जल्दी से देख लेते हैं। कुंभन दास सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े थे। कब थे? 1468। ठीक है, दूसरे कौन थे? सूरदास। कब था इनका? 1478। ठीक है, तीसरे कौन थे? परमानंद। इनका कब था? और चौथे कौन थे? कृष्णदास। ये जो थे ना कृष्णदास और ये 4 जो थे ये थे वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, अगले जो 4 हैं, ठीक है, अगले जो 4 हैं वो कौन है? जो विठलनाथ के शिष्य हैं। गोविंद, ठीक है, गोविंद दास नंबर 2, छीत स्वामी, एक मिनट, छीत स्वामी, और तीसरे जो हैं वो है चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज
भुजदास और चौथे जो हैं वो कौन है? नंददास। नंददास। आप लिख लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कुंभन, सूर, परमानंद, कृष्णदास, ठीक है, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 कवियों से मिलकर बना था क्या? अष्टछाप। आप इसको नोट कर लीजिए, बार बार प्रश्न आएगा इससे। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त स्वामी हित हरिवंश की ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? ठीक है, जो हित हरिवंश थे ने किस संप्रदाय का, जो कृष्ण भक्त स्वामी हित हरिवंश संप्रदाय वो किस ने इसका कौन से संप्रदाय को उन्होंने बनाया था? पहला ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो सही ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के ग्रंथ मधुमालती के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि जो मधुमालती रचना है इसके रचयिता कौन है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है कुतुबन, दूसरा ऑप्शन है मंझन, तीसरा ऑप्शन है जायसी और चौथा ऑप्शन है उस्मान। आपको बताना है कि जल्दी से आप कमेंट में आप बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर इसका है मंझन। ठीक है, कौन है? मंझन। कुतुबन ने किसका किया था? मृगावती का। ठीक है, जायसी की फेमस रचना क्या है? पद्मावत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कबीर कहानी राखी नहीं, वडाश्रम सठ दर्शनी। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है, जो फेमस पंक्ति है, ये किसकी कही गई पंक्ति है? ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में है, ये जो फेमस पंक्ति है वो किसने कही है? तो जो फेमस पंक्ति है वो नाभादास की है। किसकी है? नाभादास जी की है। अगला प्रश्न है, रीतकाल को सर्वप्रथम अलंकृत काल किस विद्वान ने दिया है? तो रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा था। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? आप बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है और विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है रीतकाल को? आप जरा कमेंट में हमें बताइए कि जो अलग अलग नाम है ये कौन दिए हैं रीतकाल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीतकाल के किस सुविख्यात कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? किस सुविख्यात कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो रसमूर्ति एक ही लोगों को कहा जाता है, गणानंद। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका किसने लिखी? जो बिहारी सतसई है इस पे फिरंगे नामक सतसई जो नाम से किसने फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी में। तो किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है आनंदी लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब और ऑप्शन नंबर डी लल्लूलाल। तो सही ऑप्शन है इसका आनंदी लाल शर्मा। ठीक है, चलिए, कवि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण, ठीक है, शिवराज भूषण ग्रंथ कितने अलंकारों का निरूपण है? इसमें कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 105 अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध रीतकालीन ग्रंथ कविकुल कल्पतरु। ठीक है, जो कविकुल कल्पतरु है ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि, ऑप्शन नंबर बी देव, ऑप्शन नंबर सी मतीराम और ऑप्शन नंबर डी भिखारीदास। आपको बताना है कि ये जो रचना है ये किसकी है? चिंतामणि की। ठीक है, चिंतामणि की और एक फेमस रचना क्या नाम है? रस विलास। क्या नाम है? रस विलास, जो इनके काफी फेमस है। और एक काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। ठीक है, इनकी ये फेमस रचना है। ठीक है, और उसके बाद मतीराम की आप कौन सी रचना है? रसराज, रस राज, इनकी काफी फेमस रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग की समय सीमा
जो सामान्यता मानी जाती है वो क्या है? जो भारतीय युग की समय सीमा है मुख्य रूप से जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? तो जो नॉर्मली मानी जाती है 1885-1900 तक मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनका जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष संभाला था? बताइए कौन सा सही है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो संपादन संभाला था वो किस वर्ष संभाला था? वो संभाला था इन्होंने 1903 में। ठीक है, कब संभाला था? 1903 में। ठीक है, जनवरी इसका स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1900 में। कब हुआ था? जनवरी 1900 में। ठीक है, जो 1900 से लेके 1902 तक इसके संपादक कौन रहे थे? श्याम सुंदर दास जी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास, जो प्रियप्रवास के रचनाकार कौन है? किसके रचनाकार हैं? अयोध्या सिंह हरिऔध। मैत्री चरण गुप्त की रचना कौन सी है? आपने को ही पढ़ा था, साकेत और भारत भारती। ठीक है, और शांत पथिक इसकी रचना है श्रीधर पाठक की। ठीक है, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। निम्नलिखित जो कथन है, परिभाषा है छायावाद के प्रति, वो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने, या फिर दुलारे वाजपेयी। तो ये जो कथन है ना, ये नगेंद्र का है। ठीक है, चलिए। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा किस साहित्यिक धारा के चतुर जो चार भुजाएं हैं वो किसकी हैं? ये तो ये लोग छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किसकी प्रसिद्ध यथार्थ फर्क काव्य कृतियां हैं? ये किसकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं? निराला की। पंत की क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। प्रथम रश्मि। ठीक है, आगे चलते हैं। हीरानंद जो अज्ञेय हैं, ठीक है, जो अज्ञेय हैं, इनका जो तार सप्तक है इन्होंने कब प्रकाशित किया? जो तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक, जो पहला उसका तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय और ऐसे। इन्होंने प्रथम कब प्रकाशित किया था? इन्होंने प्रथम प्रकाशित किया था 1943 में। ठीक है, और लास्ट वाला इन्होंने किया था जो फोर्थ है वो। ठीक, और द्वितीय कब किया था इन्होंने? ये सेकंड, और जो थर्ड है ये किया था। ठीक है, तीनों की डेट दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध काव्य कृतियां ठंडा लोहा और कनुप्रिया। जो ठंडा लोहा और कनुप्रिया है के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इनके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे चलते हैं। गाजीपुर के गंगोली गांव पर आधारित प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास आधा गांव किसका है? तो राही मसूम रजा। ठीक है, चलिए। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? दिव्या। आगे चलते हैं। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित कालजी उपन्यास तमस किसका है? तमस उपन्यास किसका है? आपको बताना है जो तमस उपन्यास है वो किसका है। तमस है भीष्म साहनी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहन राकेश की प्रसिद्ध काव्यकृति आषाढ़ का एक दिन किस महान कवि पर आधारित है? तो जो आषाढ़ का एक दिन है वो कालिदास की जीवन चरित्र पर आधारित है। तुलसीदास पर आधारित कौन सा है? मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का। मानस का हंस। और इन पे क्या है? खंजन नयन।
खंजर नयन, ये दोनों कृतियां जो है अमृतलाल नागर की। प्रेमचंद के जीवन पर आधारित कमल का सिपाही के लेखक कौन है? जो कमल का सिपाही है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? अमृत राय के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। विख्यात राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? जो राहुल सांस्कृत्यायन है वो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? सरहप्पा को मानते हैं। ठीक है, ये कब के हैं? आदि कालीन कवि हैं। ठीक, इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये और भी इसके जो पार्ट बचे हुए हैं आप उनको देख के आइए और आप अपनी परीक्षा में उन प्रश्नों को जरूर देखेंगे। बहुत उपयोगी प्रश्न है ये, जो 200 करीब प्रश्न है ये बहुत उपयोगी है, आपको बार बार देखने को मिले।